हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके गुरुजी के चैनल एसपी जा पे। और मैं आज आप लोग को फैक्टराइजेशन, जो कि मेरा प्रश्नावली 14.1 होगा, मैं आज आप लोग को उसके सारे प्रश्न आज करवाऊंगा। तो मैंने आप लोगों को मेंसुरेशन के 13.1, 13.2 और 13.3 तथा 13.4 जितने भी प्रश्न थे वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कराए हैं और उसको बहुत ही अच्छे तरीके से बताएं। तो अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका वो लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग ज़रूर यहाँ से जाके देख लीजिए। तो चलिए हम लोग आज जानेंगे जो फैक्टराइजेशन क्या होता है। तो इसका अगर फैक्टराइजेशन का हम हिंदी में अगर बात करें तो वो गुणनखंड होता है। तो गुणनखंड कैसे किया जाता है अचर वाली संख्या का, यानी कि चर वाली संख्या का। तो सबसे पहले ये एक प्रकार से आप बोल सकते हैं ये अलजेब्रा का ही एक पार्ट है, बीजगणित का है। तो मैंने आप लोग को बीजगणित जो कि 12.1 में बीजीय व्यंजक था वो मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से विस्तार से बताया था उसमें, तो आप लोग जरूर उसको भी देख लीजिए। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा। तो आज हम समझेंगे जिसका गुणनखंड कैसे करते हैं, यानी कि चर वाली संख्या, यानी कि ये तो क्या है, चर वाला संख्या है, तो इसका हम गुणनखंड निकालने के बारे में बताएंगे जो किस प्रकार से इसका गुणनखंड करते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले ये समझते हैं जो किसी भी संख्या का गुणनखंड हम कैसे कर सकते हैं। तो कोई भी संख्या, हम मान लीजिए संख्या ले लेते हैं, पहले क्या लेते हैं, अचर संख्या कोई भी ले लेते हैं। मान लीजिए हम 27 ले लें। अगर हमें इसका गुणनखंड निकालने के लिए बोला जाए, यानी कि फैक्टराइजेशन करने के लिए बोला जाए, तो सबसे पहले इसमें हम इस प्रकार से बनाएंगे, इस प्रकार कर लेंगे। देखेंगे जी इस संख्या में कि कौन सी ऐसी संख्या से भाग लगता है। तो हम 2 से देखते हैं शुरू, सबसे पहले हम 2 से स्टार्ट करेंगे भाग देना, ठीक है। तो 2 से जब हम भाग देंगे तो इसमें हमारा भाग नहीं लगता है, तो फिर हम किससे देंगे, 3 से देंगे। तो 3 से लगाएंगे तो 3 से लगता है, तो 3 यानी 9 तिया 27, फिर ठीक है, इसको भी बड़ा कर लेंगे थोड़ा। फिर यहाँ पे लगाएंगे तो फिर ये 3 से लगेगा 3, और फिर यहाँ पे लगाएंगे तो फिर ये 3 से लगेगा, तो ये 1, यानी कि इसको हम 27 के बराबर इस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी कि 3 गुना 3 गुना 3, 1 भी लिख सकते, लेकिन 1 हम नहीं लिखते क्योंकि 1 का कोई वैल्यू नहीं होता, इसीलिए। तो आपको पता चल गया होगा जो हम संख्या का फैक्टराइजेशन किस प्रकार से कर सकते हैं। तो आप कोई भी संख्या लेकर इस प्रकार से इसका फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। चलिए, ये तो हमारा अचर हुआ। अब हम चर, यानी कि चर का भी, कोई किसी चर का भी फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे वो समझते हैं। अगर मान लीजिए सबसे पहले हम कोई भी संख्या लेते हैं, मान लीजिए 9x ही ले ले, तो 9x का अगर हमें फैक्टराइजेशन पूछे तो सबसे पहले हमें संख्या का फैक्टराइजेशन करना होगा। तो संख्या को ऐसे 9x बराबर लिख देंगे, ऐसे बराबर में देके असंख्या 9 है, तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 3 गुना 3 लिख सकते हैं। ये आप साइड में कर सकते हैं या यहाँ पे भी कर सकते हैं, आप पीछे अपने कॉपी के पीछे में कर सकते हैं, ठीक है। तो 9 का क्या होता है, 3 गुना 3, और x है तो इसको भी मल्टीपल यानी गुना के रूप में एक बार लिख देंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे कोमा दे दीजिए 9xyz हो, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो 9xyz लिख के बराबर दे देंगे, और 9 का सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो 9 का क्या होगा, 3 गुना 3 गुना x गुना y और गुना z, इस प्रकार से हो जाएगा। चलिए हम दूसरी संख्या लेके समझते हैं, यानी कि अगर हमारा 16x² y² दे दे, इसका कैसे हम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा 16x² y², सबसे पहले 16 का, तो 16 का हम करेंगे तो ये क्या होता है, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि 4 2 होता है। फिर x² है, x² का मतलब हुआ x गुना x, यानी कि x 2 बार हुआ, तो इसको हम x गुना x लिखेंगे। फिर y² है तो y गुना y लिखेंगे। तो इस चीज़ का आपको इस चैप्टर में ज़रूरी पड़ेगा, यानी कि इस फैक्टराइजेशन का इसमें आपको ज़रूरी पड़ेगा। तो इसलिए मैंने आप लोग को सबसे पहले ये फैक्टराइजेशन क्या है वो बता दिया, क्योंकि इस अभी जो हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे इसमें हमारा सार्व गुणज, यानी कि सार्व गुणनखंड निकालने के लिए, ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो वो मैं अभी आप लोग को समझाऊंगा। तो सबसे पहले आपको इसमें गुणनखंड समझ में आना चाहिए कि कैसे हम गुणनखंड निकालते हैं। तो आशा करता हूँ ये गुणनखंड निकालना अब आप लोग सीख लिए होंगे। तो चलिए हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं और अच्छी तरीके से उसको भी बनाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सार्व गुणनखंड को, सार्व का मतलब हुआ उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ यानी क्या हुआ, यानी कि दो जो संख्या दिया रहे, तो हमें अगर मान लीजिए इस प्रश्न का बात करते हैं तो इसमें 2 संख्या दिया हुआ है, 9y कोमा 27, 9y को 27 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इस दोनों का जब फैक्टराइजेशन करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे, तो दोनों संख्या में जो हमारा कॉमन आएगा, यानी कॉमन मतलब दोनों में मौजूद रहेगा, वो हमारा हो जाएगा सार्व गुणनखंड, ठीक है, या उभयनिष्ठ। समझ में आ रहा है, उभयनिष्ठ गुणनखंड अगर बात करें या सार्व गुणनखंड बात करें तो वो मेरा हो जाएगा। तो चलिए हम इसका निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे आपको अभी बताएं जो 9y लिख देना है, और जब इसका निकालेंगे तो ये 3 गुना 3 और गुना y होगा, और 27 का जब निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 गुना
3 हो जाएगा। 27 का कैसे 3 गुना 3, तो आप गुणनखंड निकाल सकते हैं, क्योंकि 3 तिया 9 तिया 27 है, 3 तिया 9 और 9 को जब y से गुना करिएगा तो 9y। अब यहाँ से आप सार्व गुणनखंड बराबर भी लिख सकते हैं, सार्व गुणनखंड, सार्वगुणनखंड। तो सार्वगुणनखंड हमारा कितना निकल के आया। आप इस एक प्रकार से आप अगर आप लोग को अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसा निकाले होंगे तो वो वही एक प्रकार से सार्वगुणनखंड होता है, आपको ये समझ लेना। देखिए दोनों में हमारा कौन सा चीज़ कॉमन है। अब अगर दोनों में हम कॉमन का बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी मेरा 3 है, तो इस दोनों में तो ये 3 कॉमन हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, ये चीज़ कॉमन है। तो यहाँ पे अब आएंगे तो यहाँ पे y है और यहाँ पे हम कहीं पर भी y देखेंगे तो हमारा कॉमन हो जाएगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 होना चाहिए, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पर भी 3 हो सकता है, कहीं पर भी 3 हो सकता है, लेकिन इस लाइन के इस नीचे में 3 होना चाहिए कहीं पर भी। अगर y ऊपर में है तो नीचे में भी y होना चाहिए कहीं पर भी, अगर कहीं पर भी है तो वो कॉमन होगा, अगर नहीं है तो वो कॉमन नहीं होगा। तो हम देखते हैं, तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3, एक 3 मिल गया, तो ये गुना, यहाँ पर 3 और यहाँ पर भी 3, एक मिल गया। और अगर देखते हैं तो हमारा नहीं मिलता है। अब y देखते हैं तो y तो नहीं है नीचे में कहीं पर, और फिर नीचे आते हैं तो नीचे में 3 बचा हुआ है। तो इस 3 को जब हम देखते हैं तो ऊपर में भी 3 नहीं है, इसका मतलब ये दोनों नहीं मिल रहा है मेरा, यानी कि किसी भी समय मिल ही नहीं रहा। तो ये क्या हो जाएगा, तो इसका सार्वगुणनखंड क्या हो जाएगा, 9 आ जाएगा। आशा करता हूँ ये प्रश्न नंबर 1 के ए नंबर आपको क्लियर, बिल्कुल ही क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम बी नंबर को सॉल्व करते हैं। तो बी नंबर में आपको उसी प्रकार से बनाना है, 5x लिख के x को क्या करिएगा, तो 5 गुना x लिख देना है, ठीक है ना। 5 को अब 25x को क्या लिख देना है, 5 गुना x लिख देना। तो यहाँ से हम सार्वगुणनखंड निकालेंगे, ठीक है, सार्वगुणनखंड निकालेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो मैं आपको बताता हूँ, आपका बेसिक कंसेप्ट जो होता है वो मैं बिल्कुल ही क्लियर कर दूंगा, जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए आइए यहाँ पे समझते हैं। अब हमें गुणनखंड यानी सार्वगुणनखंड निकालना है। सार्वगुणनखंड का मैंने मतलब दोनों में जो हो, तो इस यहाँ पे 5 है तो इसमें 5 खोजते हैं, तो यहीं पे मिल गया, तो यानी कि इस मतलब ये दोनों क्या हो गया, तो उभयनिष्ठ हो गया। अब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे x है, इसमें खोजते हैं तो x है, यहाँ पे मिल गया, तो ये x और ये x क्या हो गया, सार्वगुणनखंड। अब हम देखते हैं तो इसमें तो कोई संख्या नहीं बचा हुआ है, लेकिन इसमें 5 है, तो इसमें ऊपर में देखते हैं जो 1 5 और बचा हुआ है, ये ले लिए हैं, ये नहीं लेना है अब हमें। अब दूसरा देखना है जो और कोई 5 बचा हुआ है या नहीं बचा हुआ है, तो हम देखते हैं तो नहीं बचा हुआ है, तो कोई बात नहीं, इस दोनों 5 का 1 5 गुना ये x मिला हुआ है, दोनों x का 1 x, यानी कि 5x मेरा क्या हो जाएगा, तो सार्वगुणनखंड हो जाएगा। 5x क्या हो जाएगा, मेरा सार्वगुणनखंड होगा, ठीक है। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर सी को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सी को जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको इस प्रकार से 7 गुना a गुना b और -14 ab है, तो -14b को आप -2 गुना 7 गुना a गुना b भी आप लिख सकते हैं, या -7 भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम गुणनखंड निकालते हैं, तो सबसे पहले शुरू वाला संख्या लिखते हैं, शुरू वाला यानी कि -2 है तो -2, यानी पहले सबसे पहले तो हम छोट से ही भाग लगाते हैं, इसीलिए तो यहाँ पे भी सार्वगुणनखंड। आशा करता हूँ आपको समझ में आता होगा बच्चों। अब देखिए अब यहाँ पे निकालना है, तो सबसे पहले हम देखेंगे ऊपर में क्या है मेरा, तो 7 है, तो नीचे में भी 7 है, तो ये तो हमारा 7 एक मिल गया गुना। अब देखते हैं तो a है, यहाँ पर भी a है, तो चलिए a भी मिल गया गुना। अब देखते हैं तो b है, नीचे में भी b है, तो चलिए b भी मिल गया। लेकिन अगर हम बात करें तो ये -2 बचा हुआ है, आप देखते हैं ऊपर में -2 है कहीं पे नहीं, अगर 2 भी होता तो मिल जाता, क्योंकि -2 को हम -1 गुना 2 लिख सकते हैं, तो 2 हमारा प्लस में आ जाता, तो अगर 2 होता तो मिल जाता, लेकिन 2 तो है ही नहीं तो वो नहीं मिलेगा। इसका मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा, 7 AB हो जाएगा। अब यहाँ पे आइए, अब इस प्रश्न को हम जब देखेंगे तो ये कितना है मेरा, तो चलिए यहाँ से देखते हैं, तो -16x² y²। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये -2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 x² है तो x गुना x और y² है तो y गुना y, इस प्रकार से ये हो जाएगा। अब चलिए -x² y² और z², जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये -x गुना y गुना z हो जाएगा, इस प्रकार से। क्यों, क्योंकि स्क्वायर का मतलब हुआ, अगर x² है तो इसका मतलब हुआ x क्या है हमारा 2 बार है। ये मैंने आपको जब बीजीय व्यंजक 12.1 एक्सरसाइज
12.1 को मैंने आप लोग को बताया था, तो उसमें आपको लोगों को इस प्रकार के जितने भी मतलब बहुत प्रकार के टाइप्स को क्लियर किए थे। तो आप लोग जरूर 12.1 को एक देख लीजिए। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक बार लिंक जरूर दे दूंगा, आप लोग जरूर एक बार वॉच कर लीजिए, उसको देख लीजिए, तब आपको पता चल जाएगा कि कितना कंसेप्टदार वो वीडियो है। ठीक है, अब यहाँ से जब हम इसको सार्वगुणनखंड निकालेंगे, इसका सार्वगुणनखंड, तो यहाँ से इसका सार्वगुणनखंड क्या निकल के आ जाएगा मेरा, तो चलिए हम निकालते हैं। यहाँ पे देखते हैं -2 है, लेकिन -2 तो है ही नहीं, यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x है, यहाँ पे मिल जाएगा। आपको माइनस प्लस नहीं देखना है, माइनस प्लस नहीं देखना है, माइनस प्लस नहीं देखना है। यहाँ पे भी फिर x है और यहाँ पे भी x है, ये भी x मिल जाएगा, ये दोनों x तो मिल गया। फिर y, यहाँ पर भी y है, वहाँ यहाँ पर भी y है तो मिल जाएगा, यहाँ पे भी y है और यहाँ पे भी y है, मिल जाएगा। यानी कि x गुना x, 2x मिला हुआ है, 2x और 2y भी मिला है, ये इसका सार्वगुणनखंड क्या हो जाएगा, x² y²। तो आशा करता हूँ डी नंबर तक तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम ई नंबर आपको बताते हैं। चलिए ई नंबर समझते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे ई नंबर है 17x, तो 17x को क्या लिखेंगे हम, 17 गुना x और 102y यानी 102 y को क्या लिखेंगे हम। तो आपको जब गुणनखंड कीजिएगा तो 17 छा के 102 होता है, यानी 2 गुना 3 गुना 17 गुना y हो जाएगा। इस प्रकार से ये मेरा गुणनखंड निकल के आ जाएगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे इसको सॉल्व करता हूँ। तो देखिए यहाँ इस पर, और एक चीज़ आपको और देखना है, क्या देखना है, यहाँ पे देखिए थोड़ा बहुत, यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है। तो आप माइनस चाहे इस 2 में लगाइए या -x में लगाइए, किसी में भी लगा सकते हैं -x। मैंने यहाँ पे -2 नहीं देखा, इसीलिए यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया। क्या, तो -2 है यहाँ पर, और माइनस हम -x में भी लगा सकते हैं, तो वो मेरा मान वही होगा। तो यहाँ पे -x मेरा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या, तो सार्वगुणनखंड में माइनस भी आएगा। तो यहाँ से आप इसको -x² और y² लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि -2 अभी मेरा ध्यान पर गया तो माइनस भी हो जाएगा। चाहे कोई भी संख्या में माइनस लगा रहे तो माइनस भी मेरा क्या हो जाएगा, तो सार्वगुणनखंड में आ जाएगा। अब यहाँ से इसका सार्वगुणनखंड देखिए, सार्वगुणनखंड देखिए, तो यहाँ से अगर हम सार्वगुणनखंड देखते हैं तो इसमें कोई भी संख्या हमारा कॉमन नहीं आ रहा, बस एक 17 को छोड़कर 17 ही कॉमन आ रहा है। तो इसका आंसर सार्वगुणनखंड का क्या हो जाएगा, 17 ही हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं f नंबर को। तो f नंबर में क्या है, 11xyz। तो जब हम 11xyz का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 11 तो कोई मतलब ये अभाज्य संख्या है, तो इसका गुणनखंड नहीं निकलेगा। तो 11 गुना x गुना y और गुना z, और 100z का जब हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो 10 गुना 10 भी आप बोल सकते हैं, या 2 आप इस प्रकार से 2 गुना 5 गुना 5 अगुना z बोल सकते हैं। तो सार्वगुणनखंड, सार्वगुणनखंड तो कितना हो जाएगा सार्वगुणनखंड, इसका सार्वगुणनखंड हो जाएगा केवल और केवल z निकल के आ जाएगा। कैसे निकल के आ जाएगा z, तो आप यहाँ पे देखिए 11 है, यहाँ पे इस लाइन में हम अगर नीचे में फैक्टर नीचे 100z का फैक्टराइजेशन देखेंगे तो उसमें 11 मेरा नहीं है कहीं पर, तो 11 नहीं होगा। x है तो x भी नहीं है, y है तो y भी नहीं है, z है तो z भी है, z यहाँ पे भी है तो z हो जाएगा। और 2 का बात करें तो 2 इस लाइन में ऑलरेडी ही नहीं है, और इसमें भी देखते हैं तो 5 नहीं है, तो ये क्या इसका केवल फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन में ऐप तो आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग क्वेश्चन में ऐप से आगे सॉल्व करेंगे अभी तुरंत ही इसको। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग क्वेश्चन नंबर जी को, एच को, आई और जे को सॉल्व करते हैं और अच्छी तरीके से इसको समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जी तो आपको समझ देख लिए होंगे। तो ये यहाँ पे सबसे पहले इस प्रकार से इसको लिख देना a² bc। तो जब इसका हम गुणनखंड करेंगे तो a² है, a² करने का मतलब a गुना a, और b सिंगल है तो सिंगल, और c भी सिंगल है तो सिंगल। अब देखिए ab² और c, यहाँ पे b का स्क्वायर है तो a उसी प्रकार से हो जाएगा, b का स्क्वायर यानी कि b 2 बार है मेरा, और c वही से हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं तो ये abc² है, यानी कि ab तो एक बार है और c मेरा 2 बार है। तो यहाँ से ये इसको इस प्रकार से कर लेंगे। तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं सार्वगुणनखंड बराबर, तो यहाँ से सार्वगुणनखंड क्या निकल के आ जाएगा मेरा, तो सार्वगुणनखंड निकल के आ जाएगा। देखिए तीनों में हमारा जो चीज़ कॉमन रहेगा, तो यहाँ पे देखते हैं तो हाँ 3 संख्या है तो तीनों में कॉमन होना चाहिए, ये आपको याद रखना है, 2 में नहीं तीनों में। अब मतलब फैक्टराइजेशन का मतलब तीनों में, यानी सार्व का मतलब हुआ जितनी भी संख्या दे रहे उस सभी संख्याओं में, 2 है तो 2 संख्या में, 3 है तो 3 संख्या में, 4 है तो चारों संख्या में। ये नहीं कि केवल 2 में मिलता है तो हो जाएगा, नहीं। अब देखिए यहाँ पर भी ए है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी है, तो इसका एक ए हो जाएगा। यहाँ पे ए है लेकिन यहाँ पे ए नहीं है,
यहाँ पे बी है, यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर देखिए, और यहाँ पे बी है, तो इसका भी बी हो जाएगा गुना। और यहाँ पे देखते हैं तो सी है, और यहाँ पे भी सी है, और यहाँ पे भी सी है, तो इसका एक सी भी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ए बचा है, तो एक कोई दोनों लाइन में से नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं तो बी है, तो बी इस दोनों लाइन में बचा हुआ है, नहीं बचा हुआ है। यहाँ पे सी देखते हैं तो सी इस दोनों लाइन में बचा है, तो नहीं बचा है, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, तो ए बी सी क्या हो जाएगा, इसका उभयसार गुणनखंड हो जाएगा। इसका ए बी सी क्या हो जाएगा, तो सार गुणनखंड या उभयनिष्ठ गुणनखंड भी आप इसको बोल सकते हैं। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 2x दिया हुआ है, तो 2x को क्या लिखेंगे, 2 गुना x। अब 3y दिया हुआ है, 3 का x y को क्या लिखेंगे, 3 गुना y। अब 5z दिया हुआ है, तो 5z को क्या लिखेंगे, 5 गुना z, ये लिखेंगे हम, ठीक है। अब इसका सार गुणनखंड निकालेंगे, यहाँ से सार्व गुणनखंड, सार गुणनखंड। तो जब हम सार गुणनखंड निकालेंगे इसका, तो हम देखते हैं क्या, जो ना तो इसमें 2 है कहीं पे, और ना ही इसमें x है कहीं इस दोनों लाइन में, ठीक है। यहाँ पे 3 है, तो 3 भी इस तीनों लाइन में नहीं है, y भी नहीं है, मतलब कोई भी संख्या हमारा मिल ही नहीं रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा सार गुणनखंड, तो हमारा कोई मतलब मिल ही नहीं रहा, तो इसका क्या हो जाएगा, तो 0 नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना है। एक हमारा हर एक गुणनखंड के नीचे में बसता है। एक अगर हम निकालते हैं, मान लीजिए 4 का ही निकालते हैं सार गुणनखंड, यानी कि उभयनिष्ठ सार नहीं गुणनखंड निकालते हैं, तो 2 से लगाएंगे तो 2 दूनी 4, और फिर 2 से लगाएंगे तो 2 एकम 2, यानी कि एक जो है हमारा हर एक गुणनखंड के नीचे में बसता है। एक हमारा हर एक गुणनखंड के नीचे में बसता है, इसका मतलब हुआ जी इसके नीचे में भी एक बचेगा, और इस गुणनखंड के नीचे में भी एक बचेगा, और इस गुणनखंड के नीचे में भी एक बचेगा। यानी कि अगर कोई संख्या नहीं मिल रहा है तो हमारा एक क्या हो जाएगा, तो उसका सार गुणनखंड हो जाएगा। आशा करता हूँ ये चीज आपको समझ में आया। इस समय भी एक बचता है, एक सार गुणनखंड होगा, लेकिन हमारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। एक से अगर हम ए बी सी को गुना भी करेंगे तो हमारा एक नहीं लिखा जाता है अलजेब्रा में, तो इसीलिए ए बी सी ही लिखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो हमारा एक लिखा जाएगा, क्यों लिखा जाए, क्योंकि कोई संख्या नहीं मिल रहा है, तो कोई नहीं मिलेगा तो एक होगा, ठीक है। अब यहाँ से जब इसको सॉल्व करते हैं तो 20 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो 20 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो 20 का सबसे पहले गुणनखंड निकालेंगे, तो 2 से लेगा, 2 दूनी 4 पंचे 20, एक्स स्क्वायर को एक्स गुना एक्स, वाई स्क्वायर को वाई गुना वाई। आप लोग को 20 का गुणनखंड निकाल के सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अब 30 का वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो 30 का जब निकालेंगे तो 3, यानी सबसे पहले तो इसमें 2 से लगेगा, 2 गुना 3 गुना 5 गुना वाई गुना जेड गुना जेड। अब हम 40 का जब निकालेंगे 40 का, तो ये है जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि 2 दूना 4 दूना 8 8, ये 3 बार ही लगेगा, 8 पंचे 40, ठीक है। 2 से लगाएंगे तो 20, फिर 2 से लगाएंगे तो 10, फिर 2 से लगाएंगे तो 5 आ जाएगा। और जेड स्क्वायर है तो जेड गुना जेड, एक्स स्क्वायर है तो एक्स गुना एक्स। अब इसका हम जब सार्व गुणनखंड निकालेंगे, सार्व गुणनखंड निकालेंगे, तो ये कितना निकल के आ जाएगा, तो चलिए हम देखते हैं। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले हमें देखना है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा 2 है, तो यहाँ पे 2 है, तो इसमें देखते हैं 2 कहीं पे है, हाँ यहाँ पे मिल गया। फिर यहाँ पे देखते हैं तो इसमें भी 2 मिल गया, तो इस दोनों यानी एक यहाँ पे है 2, तो 1 2 हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे 2 है, अब इसमें 2 है नहीं है, तो फिर हम इसमें चेक भी नहीं करेंगे। अगर हो मतलब इसमें रहेगा भी ना तो वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सार्व गुणनखंड यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब हुआ तीनों में होना चाहिए। अगर तीनों में है तो ठीक है, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 5 देखते हैं, तो 5 तो है इसमें। अब चलिए हम दूसरा इसमें, हाँ तो इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, और इसमें भी 5 है, तो मेरा एक 5 भी हो जाएगा, ठीक है, गुना। अब देखते हैं तो x, तो x तो इसमें है, इसमें देखते हैं तो x नहीं है, तो यानी कि x नहीं हो जाएगा मेरा। x क्यों नहीं होगा, क्योंकि x जब इसमें नहीं है, अब इसमें भले ही हो तो हम वो नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा तीनों में रहना चाहिए, तो x नहीं होगा। फिर y देखते हैं तो y इसमें है, और इसमें है, इसमें नहीं है, तो y भी नहीं होगा। अब z का बात देखते हैं तो z इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो नहीं होगा। केवल 5 गुना 2 ही होगा, यानी कि आप इसको बोल सकते हैं जी इसका सार गुणनखंड केवल 10 ही होगा। आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर H भी आपको समझ में आया होगा। जे नंबर आप हम समझते हैं, तो जे नंबर को देखेंगे तो 2x a प्लस बी इंटू बी प्लस सी, इसको हम क्या लिखेंगे, तो इसको वही लिखेंगे 2 गुना x गुना a प्लस बी गुना बी प्लस सी। सबको अलग अलग करके बीच में हम गुना दे देते हैं, ठीक है ना। यही हमारा फैक्टराइजेशन होता है। और x गुना a प्लस बी, यानी कि x गुना a
प्लस बी। आप इसका गुणनखंड करके भी निकाल सकते हैं और इस डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम इसका सार गुणनखंड निकालते हैं, सार गुणनखंड निकालते हैं, ठीक है। तो जब आप इसका सार गुणनखंड निकालेंगे तो यहाँ से देखेंगे तो इसमें 2 है मेरा, लेकिन इस नीचे वाले में देखेंगे तो 2 नहीं है, तो 2 नहीं होगा। फिर यहाँ पे देखेंगे तो इसमें x है और यहाँ पे देखेंगे इसमें x है, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं तो हमारा a प्लस बी है और यहाँ पे भी a प्लस बी है, यानी कि ये दोनों में से यानी कि एक x होगा और गुना a प्लस बी भी होगा। लेकिन आप यहाँ आते हैं तो ये b प्लस सी है और यहाँ पे b प्लस सी नहीं है, तो वो नहीं होगा, यानी कि x इंटू a प्लस बी मेरा क्या हो जाएगा, इस गुणनखंड का सार गुणनखंड होगा इस दोनों की संख्या का। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर एच जे तक आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो अभी हम 2 नंबर भी आपको सॉल्व करके अच्छे तरीके से बताएंगे, तो आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं और अच्छी तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार से आपके बुक में दिया हुआ है, तो आप लोग देख लीजिए अपने बुक में भी, और इस प्रकार से दिया हुआ है। हमारा बोल है इसमें देखिए, ये क्रम संख्या हुआ, ये पद हुआ, यानी कि ये कुछ पद दिए हुए हैं, इसमें हुआ अलग किया गया गुणनखंड और शेष गुणनखंड, यानी कि कुछ गुणनखंड इसमें दिया हुआ है, उसका शेष गुणनखंड कितना बचेगा वो बोल रहा है बताने के लिए, और इसमें कुछ शेष गुणनखंड दिया है, इसका अलग क्या हुआ गुणनखंड कितना बचेगा वो हमें निकालने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले चलिए हम वो चीज़ निकालते हैं। तो आप लोग इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, मैं आप लोग को बताता हूँ। चलिए आइए बच्चों, यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले हम। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3x था, तो यहाँ पे कितना दिया, यानी कि सबसे पहले हमें संख्या को पूरा लेना है। तो 12 है तो 4 12 हो जाएगा। फिर x स्क्वायर है तो x और x कितना होगा, x स्क्वायर है, y है तो y पूर गया, ठीक है ना। तो दोनों को गुना करके हमारा ये वाला संख्या पूर जाना चाहिए आपको। अब सबसे पहले हमें देखना है यहाँ पे क्या है, प्लस 15 है, तो हमें प्लस 15 पुराना है। तो यहाँ पे -3 दिया है, तो पहले 15 पुराना है, तो 15 पुराने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा, 5 देना पड़ेगा। लेकिन ये कितना हो गया, अगर -3 को हम 5 से गुना करेंगे तो ये -15 होगा, हमें +15 पुराना है। इसका मतलब एक माइनस यहाँ पे भी हमें लगा लेते हैं, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 दिया 15 हो जाएगा, यानी इसका मतलब वह यहाँ पे भी माइनस होगा, ठीक है। और ए बी यहाँ पे कुछ नहीं है, तो डायरेक्टली यहाँ पे हम ए बी लिख देंगे। अब चलिए यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे -20 पुराना है हमें, तो -2 तो दिया ही हुआ है और हमें -20 पुराना, तो डायरेक्टली अगर हम 10 से इसको गुना करते हैं तो ये -20 हो जाता है मेरा। तो यानी कि यहाँ पे हम डायरेक्टली इसको किससे गुना करेंगे, तो 10 से गुना करेंगे। तो 10 गुना -20 तो हो गया, और एक्स वाई भी है, तो एक्स वाई यहाँ पे दिया ही हुआ है, तो हम एक्स वाई नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, 40x² और y²। यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है, तो -20 दिया हुआ है। तो अब आपको यहाँ पे समझना, -20 और गुना क्या करे जो हमारा कितना पुर जाए, तो 40 पुर जाए। आपको ये समझ लेना। मान लीजिए x हम मान लेते हैं x, तो अगर सॉल्व करेंगे तो माइनस ये 40 गुना के टर्म है, तो इस साइड जाएगा तो माइनस भाग भी हो जाए। तो इस प्रकार भी आप बना सकते हैं, मैं आपको बनाने का तरीका बताता हूँ ये किस प्रकार, या डायरेक्टली बना सकते हैं। 2 से 0 कट गया, 2 दूनी 4, यानी एक्स का मान कितना निकल के आ गया, -2। मेरा डिनोमिनेटर में कभी भी माइनस नहीं लगा रहता है, इसको हम ऊपर लेके चले जाते हैं, इसलिए -2 निकल के आ गया। तो -2 तो हो गया। इस प्रकार भी वैसे भी देखेंगे तो 20 दूना 40 होता है, लेकिन माइनस मेरा बच रहा है, तो माइनस को काटने के लिए माइनस से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और x² y² यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे x² y² दे देंगे। अब यहाँ पे आइए, तो यहाँ पे देखते हैं तो माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस मेरा पूर गया। आप देखते हैं यहाँ पे 27 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 9 27, यानी कि 9 से और गुना कर देंगे तो 27 पूर जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं तो ए बी है और यहाँ पे भी ए बी सी है, तो सी मेरा छूटा हुआ है, तो यहाँ पे सी ले लेंगे। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 के जितने प्रश्न होंगे वो और क्वेश्चन नंबर 2 आपको अच्छे तरीके से बिल्कुल ही समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को अच्छा लगा ये वीडियो तो लाइक कर दीजिए और मतलब कॉमेंट भी कीजिए किस प्रकार से ये आप लोग को कैसा अच्छा लगा या नहीं लगा, और जितना हो सके इसको शेयर कीजिए। तो धन्यवाद दोस्त, इस पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे। पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करके और अच्छी तरीके से इस चैप्टर को खत्म करके समझेंगे। धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही रहेगा।